हेलो दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तरंग पर। आज की क्लास में हम लोग अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसका एक अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक नया होगा वो होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। कल जो हम लोगों ने किया था वो शासन प्रणालियों को समाप्त किया था। शासन प्रणाली, इसके 2 क्लासेस बनी थी, आप लोग उन दोनों को देखिएगा। वैसे ये काफ़ी जटिल सब्जेक्ट वो रहा है अभी तक जो हमने किया है। इनमें कई सारी परिभाषाएं हैं, उनके टर्म को आप लोगों को पढ़ना है और देखना है। आगे हम इन चीज़ों पर बात कर रहे होंगे। अभी जो हमारा है कि हम लोग पहले पूरा इंडियन पॉलिटी का जितना सिलेबस दे रखा है उसके जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, जो हम लोगों ने घटना चक्र से प्रश्न लिए हैं पूर्वावलोकन से, और भी अन्य पेपरों के में से उठाए गए प्रश्न हैं, तो इनको पहले देखेंगे किस तरह के प्रश्न हैं और फिर आगे हम लोग अपने नोट्स के माध्यम से इनको पढ़ रहे होंगे। अभी जो फिलहाल हमारा है तो हम लोगों ने 7-8 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अगर आपने पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देखिएगा। और हाँ, जो लोग वीडियो की तैयारी या फिर आर के लिए तो ये मस्ट है ही, और UPPCS प्री इनका पेपर जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं तो इन सीरीज़ को अवश्य फॉलो करें। तो चलते हैं अगले अपने प्रश्न पर। पहला हमारा प्रश्न कहता है कि संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले जो हम लोग भारतीय राज्य एवं संघ क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो हमारा ये किस भाग में दे रखा है, तो ये भाग 1 में दे रखा है। ये हम लोगों ने देख चुके हैं जब हम लोगों ने भाग से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। और कितने अनुच्छेद आते हैं इसमें, तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। इसके बाद भाग 2 हमारा नागरिकता शुरू होता है जिसमें 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक होते हैं। तो हम लोग इन चारों अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद हमारा पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया जो है वह राज्यों का संघ है। ये हम लोगों ने देखा था कल या उससे पहले वाली क्लासों में कि भारत के लिए 2 नामों का उल्लेख हमारे देश के लिए संविधान में किया गया है, एक भारत है और एक इंडिया है। तो हमारा जो पहला आर्टिकल कहता है वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। और दूसरे आर्टिकल में जो हमारी बात की गई है वह नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना को लेकर उसमें बात की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश किस किन प्रकार से होगा। और जो अनुच्छेद 3 कहता है कि वह नए राज्यों में सीमा, राज्यों को बनाना, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार ये देता है। और अनुच्छेद 4 हमारा कहता है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के द्वारा अगर कोई विधि बनाई गई है तो उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि नए राज्य बनाने का अधिकार किसको है, तो अनुच्छेद हमारा 3 उसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 4 अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा कि ये किससे रिलेटेड है और इनको हो सके तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है संसद में। जो नया राज्य बनाने की शक्ति किसमें है, संसद में निहित होती है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और राज्य पुनर्गठन आयोग, आप लोग ये बताइए कि इसके गठन कब हुआ था। और राष्ट्रपति इससे संबंधित आगे हम लोग देखेंगे। इसका तो पूरा चैप्टर ही आएगा, करीब 150 से 200 प्रश्न हम लोग राष्ट्रपति पर केवल कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो हम लोगों ने अभी देखा था कि इस विषय में संसद को अधिकार ये प्राप्त है, नए राज्यों को बनाना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, और या फिर कि किस प्रकार से कोई अन्य राज्य शामिल किया जाए, तो ये चीज़ें संसद के द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हो। तो 2 चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सबसे एक चीज़ है कि नए राज्यों को अगर शामिल करने का, बनाने का, परिवर्तन करने का किसको अधिकार है, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हमारा हो जाएगा संसद को। बाकी लैंग्वेज चाहे जिस प्रकार की हो, इसीलिए हमने इन प्रश्नों को लिया है। बहुत सारे और भी प्रश्न थे लेकिन उनको हमने हटा दिया है जो रिपीटेड प्रश्न थे। तो यहाँ पर देखो कार्यपालिकीय शक्ति किससे प्राप्त है, तो ये हमारा संसद ही हो जाएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की स्थिति आप लोग न लाएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ पद्धति की विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं गौर करिएगा। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है
तो बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका है। और एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है और यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो हम लोगों ने जब अमेरिका से संबंध पढ़ रहे थे कि अमेरिका संविधान और भारतीय संविधान, ब्रिटेन के संविधान, शुरुआत की क्लासों में आप लोग देखना, तो वहाँ पर था कि अमेरिका में संघबद्ध होने वाले जो राज्य और केंद्र होता है तो उनके बीच सहमति का परिणाम होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी है, भारत राज्यों का संघ है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये प्रणाली हमारे यहाँ नहीं दी हुई है, कि सहमति का परिणाम नहीं है, यहाँ पर अनिवार्य है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। इस प्रकार की विधि संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सही नहीं है दोस्तों, पूछ रहा है। और इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो पहला कह रहा है ऑप्शन की संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल कर सकती है। और दूसरा है हमारा कि संविधान में पहली अनुसूची, तो हम लोगों को मालूम है कि यह संघ एवं राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है, तो उसमें संशोधन होगा। और चौथी अनुसूची जो हमारा होगा, हम लोगों ने देखा था कि यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, तो उसमें भी। और ये जो कह रहा है कि इस विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाता है, तो हम लोगों ने अभी देखा है कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 द्वारा जो भी कोई विधि बनाई जाएगी तो उसको संशोधन नहीं समझा जाएगा। तो ये आर्टिकल 4 में हमारा दे रखा है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाली बात ये सही नहीं है। और आप लोगों को मालूम है कि विधेयक जो है अगर किसी राज्य में नाम या सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो उससे पहले उसको जानकारी दी जाती है, लेकिन वह कोई बाध्यकारी नहीं होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत, 2/3 एवं आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन या आधे राज्यों का अनुमोदन। तो आप लोग ये टर्म्स पढ़िएगा कि साधारण बहुमत किसे कहते हैं, विशेष बहुमत किसे कहते हैं, 2/3 बहुमत किसे कहते हैं, ये अपनी कॉपी में लिखिएगा। लेकिन नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन होता है वो साधारण बहुमत के द्वारा हम लोग नया राज्य संसद बना सकती है। तो साधारण बहुमत का मतलब सीधा सीधा हो गया कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले व्यक्तियों में, सांसदों में जो सदस्य होंगे उनमें जिसका बहुमत होगा उसे माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। एक नया राज्य को सृजित करने वाला, वैसे देखा जाए प्रश्न की भारी भरकम मात्रा को देखते हुए तो यहाँ पर कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन जो हम लोगों का सही उत्तर होगा वो होगा भारत में संसद में साधारण बहुमत द्वारा नया राज्य बनाया जा सकता है। अगर प्रश्न हम लोगों को नहीं मालूम है पहले से तो इसमें लगता है कि इसमें 2/3 राज्यों का समर्थन चाहिए या आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। नए राज्यों के लिए साधारण बहुमत से विधेयक पारित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासन किससे होता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रशासक द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है राष्ट्रपति के द्वारा भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम लोग। कथन कहता है कि भारत संघ नहीं है, कारण कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कूट का प्रयोग करिए। तो जैसे भारत संघ नहीं है तो ये देखने में ही गलत एकदम लग रहा है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब कि ये हमारा जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। और किसी भी राज्य क्षेत्र, तो ये हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा कि ए सही नहीं है, ए सही है परंतु आर्तु, ये दोस्तों यहाँ पर ये गलत हो रहा है हमारा। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं कि ए सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर हमारा सही है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण में एक संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, तो ठीक है, यहाँ कोई दो राज्य हैं, एक का क्षेत्र बढ़ा दिया गया, उसको बड़ा राज्य बना दिया गया, दूसरे को छोटा, तो किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर ये भी कर सकती है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर डी दे रखा है कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र हासिल कर लेगा, तो राज्यों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। ये राज्यों का नया राज्य बनाना, उनकी सीमा में परिवर्तन करना, तो ये सब संघ को प्राप्त है, यानी कि केंद्र को प्राप्त है। तो इसीलिए हमारा उत्तर ये डी हो जाएगा कि इसको राज्य को नहीं प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो एकदम सही बात है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो ये भी बात सही है कि, और कह रहा है अगला जो हमारा स्टेटमेंट है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो हमारा ये भी बात सही होता है। तो इसके हमारे तीनों सही हो जाएंगे। तो इसके धर आयोग ये किस लिए बनाया गया था? इसके धर की अध्यक्षता में बनाया गया था कि भाषाई आधार पर जो राज्य बनेंगी उसकी रिपोर्ट के लिए, जांच के लिए, और उसके बाद इसके धर आयोग की जांच करने के लिए ये जो पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जेवीपी कमेटी बनी थी, जो इसके धर कमेटी की जांच करने के लिए बनी थी। तो इन्होंने भी पाया कि भाषाई आधार पर जो है वो हम लोग राज्यों का गठन नहीं करेंगे। अब इनसे संबंधित आप लोग दो चीज़ें और देख लीजिए। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि जो आज़ादी के बाद जैसे जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा बनाया गया था, मिलाया गया था, उसके बाद हैदराबाद को 1948 में सैन्य कार्यवाही के तहत मिलाया गया था। तो इसी तरह हमारी ये इसके धर आयोग जो रिपोर्ट थी राज्यों के मामले को निपटने के लिए, ये 1948 में इसके धर आयोग की रिपोर्ट, जिन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। और फिर जेवीपी रिपोर्ट भी बनी जिसने 1949 में अपनी संस्तुति दी, और तब तक 1900 फिर राज्य पुनर्गठन आयोग का जो लेटेस्ट बनता है वो 1953 में उनका गठन होता है। तो उसके बाद जो आज़ादी के बाद हमारे राज्य बनते हैं, जैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाया, और जो राज्यों की श्रेणियां थी, खास श्रेणी के राज्य, जग्गा श्रेणी के राज्य, तो इस तरह के श्रेणियों को 4 श्रेणियों के राज्य थे, उनको खत्म किया। तो आगे देख रहे होंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कहता है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो भारतीय संसद संघ के अंतर्गत राज्य को मिलाने का अधिकार हमारी संसद को दिया गया है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भारतीय संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अब यहाँ पर हम लोग फिर देख लेते हैं कि 5वीं अनुसूची में हमारा क्या दे रखा है? SC ST से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तीसरी अनुसूची में हम लोगों ने देखा जाता था, जब हमने अनुसूची का टॉपिक किया था तो उसमें शपथ का प्रावधान है, और दूसरी अनुसूची को देखा था तो उसमें वेतन, प्राधिकारियों के वेतन का प्रावधान है, और जो प्रथम अनुसूची थी हमारी वह संघ एवं राज्य क्षेत्र की थी। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र की अगर नए राज्य का सृजन हो रहा है तो किसमें अनुसूची संशोधन होगा? तो प्रथम अनुसूची में संशोधन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? हम इसी की बात कर रहे थे। आप लोग इसको पढ़िएगा कि इसमें कितने सदस्य थे और ये इसने क्या संस्तुतियाँ दी। ये अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछी जाती रहती हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अगर अध्यक्ष देखें तो फजल अली थे, और सदस्य इसके हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर थे। 1955-56 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी थी उसमें 14 राज्य और 6 यूटी की बात इन्होंने की थी। तो सीधी सी बात है, कौन सा हो गया हमारा? 14 राज्य और 6 यूटी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, गोवा और पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कि गोवा जो है ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 67, 69, 68 और 70वां 77। तो इसका जो हमारा होगा 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ये बात आप लोग याद रखना, वनडे एग्जामों में भी कई तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। और दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पूछ रहा है गलत क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में, और दीव खंभात की खाड़ी में है, ये भी बात सही है। और दमन और दीव को भारतीय संविधान से 56वां संविधान संशोधन गोवा से इसको अलग किया गया, ये भी बात सही है। और दादर नागर हवेली 1955 ये फ्रांसीसी औपनिवेशिक दोस्त है, यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे, आप लोगों को मालूम होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो पुर्तगाली शासन के अंतर्गत थे। तो इसका उत्तर हमारा जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत और 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो सीधी सी बात आप लोग ये समझिए कि 35वें संशोधन 1974 के अंतर्गत इसको संयुक्त राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में बनाया गया था। और जो 36वां संविधान संशोधन था 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया था सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में। तो ये दोनों बातें आप लोग याद रखना। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत एसोसिएट स्टेट और 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कई बार हम लोगों ने अभी तक देखा इसमें कि ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य कब बना। तो आप लोग ये याद रखना, एक टेबल बना लेना और उस टेबल में जैसे कि आंध्र प्रदेश कब बना, राजस्थान कब बना, महाराष्ट्र कब बना, नागालैंड कब बना, हरियाणा कब बना, हिमाचल प्रदेश इसका गठन कब हुआ, मेघालय कब बना, सिक्किम कब बना। तो ये चीज़ें आप लोग देख लेना। और वैसे हम कल इस पर एक PDF आप लोगों को दे देंगे इसमें PPT में, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। और हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम का, हिमाचल प्रदेश का। तो दोस्तों 1948 में जो राज्य गठित हुआ था इसमें पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, ये दोस्तों देखो इसमें ये याद रखना आप लोग, क्वेश्चन पर मत जाइए। यहाँ पर देखो कि पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम जो है ये आप लोगों का बना था 26 जनवरी 1950 को। ये याद रख लेना यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम। और हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो पूर्ण राज्य का दर्जा इसने प्राप्त किया था तो 1971 को। और इससे पहले एक प्रोविंस के रूप में हिमाचल प्रदेश माना जाएगा। इसका सही उत्तर अगर 1948 में होगा। और जो पूर्ण राज्य की दर्जा की बात करें तो ये आप लोगों का 1971 रहेगा। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर कि निम्न में से असत्य कथन बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। असत्य कथन देखना है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, ये हम लोगों ने अभी देखा था, देखो पिछले। बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, ये भी सही बात है कि महाराष्ट्र को 1960 में ये बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत इसको अलग किया गया था। और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो ये बिल्कुल था पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मैसूर राज्य का नया नाम क्या था, तमिलनाडु ना होकर कर्नाटक था। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित था। असम, पंजाब, कश्मीर, नागालैंड। तो उल्फा ये एक उग्रवादी संगठन था जो कि संबंधित था कहाँ से, असम से संबंधित था उल्फा। और इसी तरह एक आता है दोस्तों पीपुल्स वार ग्रुप, ये कहाँ से संबंधित था, तो ये एक नक्सली आंदोलन था, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित था। 1980 के करीब इसकी स्थापना की गई थी, आतंकवादी संगठन था। पीपुल्स वार ग्रुप और उल्फा की बात करें तो ये असम से संबंधित था। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी।
तो 1853, 1956, 1987, 1960। तो यहाँ पर अगर हो जाएगा कि 1953 में इसकी अध्यक्षता स्थापना की थी और अब इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में 55-56 में सौंपी थी। तो ये कुछ पेपर में गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग इनको देखिएगा। ये सही जो होगा ये यही माना जाएगा। इसमें पेपर क्या करता है आयोग के द्वारा, या फिर उस प्रश्न को कैंसिल कर दिया जाता है या उसके सब नंबर दे दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को बात अपनी रखनी है कि प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं और उसका सही उत्तर क्या होगा, वो हम लोग पेपर में लगाएंगे। उनसे क्या गलतियाँ हो रही हैं वो उनसे हमको नहीं मतलब है। हम लोग अपनी गलतियाँ किस प्रकार सही कर सकें वो हम देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और कैसे उत्तर वहाँ पर सही हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 कहता है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो ये तो एकदम सरल सा लड्डू क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। इतना हम लोगों ने पिछले देख चुके हैं कि ये हमारा हो जाएगा एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता कहाँ है, तो वो अमेरिका में दे रखी है दोहरी नागरिकता। ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, तो वो एकल नागरिकता है। ये हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, कई बार देखा है। और क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग में सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो जन्म द्वारा, अब यही नागरिकता में आप लोगों को पढ़ना है कि नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। जैसे जन्म द्वारा, वंश द्वारा और सहकारिता के द्वारा, और आपका हो गया जैसे कि पंजीकरण द्वारा। तो इन चीज़ों से प्राप्त कर जाती है नागरिकता। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। ये पूरा ही वाणिज्यिक कार्य है, ये इससे संबंधित नहीं। अब नागरिकता में आप लोगों को जैसे पढ़ना है कि कितने प्रकार की नागरिकताएं कैसे कैसे ली जा सकती हैं। इसमें जैसे NRI पर्सन कौन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं, स्टेटलेस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए। तो ये चीज़ें आप लोग देखना है कितने तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती हैं, जैसे जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, रक्त संबंध द्वारा, देशीकरण द्वारा। तो ये चीज़ें आप लोग नागरिकता का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें बाकायदा दे रखी हैं। प्रश्न कैसे आते हैं ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष और 10 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 7 वर्ष। दोस्तों, नागरिकता के बारे में लेने से संबंधित मूल संविधान में ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं, इसीलिए नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था और इसमें कई बार संशोधन भी किए जा चुके हैं। और इसके जो संशोधन हैं जैसे 1986 में किया गया था, 1992 में, 2003 में किया गया था, 2011 और 2019 में। तो इन संशोधनों को हम लोग बाद में देख रहे होंगे कि जो लेटेस्ट संशोधन है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, बस इतना ही देखना रहता है। और आगे देखते हैं हमारे प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे आज नागरिकता के प्रश्न थे और भारतीय जो राज्य क्षेत्र है उससे संबंधित प्रश्न थे, संघ एवं राज्य क्षेत्रों से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई, हम लोगों ने इन प्रश्नों के माध्यम से देखा कि हम लोगों को एक तो तारीखें याद कर रखनी है कि किस सन में कौन सा राज्य बना, और ये राज्य पुनर्गठन आयोग की इसकी संस्तुतियाँ क्या थी, ये आप लोग अवश्य इनको पढ़ना और देखना। जो हम लोग का उद्देश्य है ये प्रश्नों को देखने से कि हम लोग किस प्रकार अपनी जो थ्योरी है उसको और अच्छा कर सकें और पेपर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। आप लोग तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।